नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 आया वसंत कविता के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता की व्याख्या हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वे कविता में से है। वसंत आने पर जग में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है। कि जब वसंत ऋतु आती है तो संसार में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसी का वर्णन किया गया है। वसंत आने पर जग की शोभा बढ़ जाती है। खेतों में सरसों के फूल उग जाते हैं। आम के पेड़ों पर बोरे आ जाते हैं। नए नए फूलों के उगने से वातावरण सुगंधित हो जाता है तथा चारों ओर हरियाली छा जाती है। अगला प्रश्न, घर आंगन सुंदर क्यों लग रहा है। तो इसका उत्तर है वसंत आने से चारों ओर हरियाली छा गई है। नए नए फूल खिल रहे हैं जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है, इसलिए घर आंगन सुंदर लग रहा है। कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली जब छा जाती है तो हमें जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए घर आंगन सुंदर लग रहा है। वसंत आने पर भंवरे और कोयल क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है वसंत आने पर भंवरे फूलों पर बैठकर उनका रस चूसते हैं और नए गीत गाते हैं तथा कोयल अपनी मीठी आवाज में कुहू कुहू की ध्वनि निकालती है, जिससे सारा वातावरण मनमोहक लगने लगता है। कि जो भंवरे हैं वह फूलों का रस चूसते हुए नए गीत गाते हैं और कोयल जो है मधुर मधुर कुहू कुहू की आवाज निकालती है। वसंत आने पर सभी जीव कैसा अनुभव कर रहे हैं। इसका उत्तर है वसंत आने पर सभी जीव आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख शांति एवं नवीन स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं। अगला प्रश्न बातचीत के लिए, वसंत को ऋतुओं का राजा यानी कि ऋतुराज क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखते हैं इसका। वसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। कृषि करने के लिए भी यह ऋतु उत्तम है। इस मौसम में कई प्रकार के फूल खिलते हैं। इसी ऋतु में सभी प्राणी सुख शांति एवं नवीन स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। इसी कारण वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा यानी कि ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न, वसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है। तो उत्तर है इसका वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है यानी कि गर्मी की ऋतु। अगला प्रश्न, कविता में कवि किस सुख का अंत ना होने की बात कर रहा है। उत्तर है इसका कविता में वसंत आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, सभी जीवधारी प्रसन्नचित्त तथा सुखी रहते हैं। कविता में इसी सुख का अंत ना होने की बात की गई है कि इस सुख का कभी भी अंत ना हो, जिसमें चारों ओर हरियाली छा जाने से चारों ओर का वातावरण जो है सुगंधित हो उठे और सभी प्राणी जीवधारी खुशी का अनुभव करें। इस सुख का कभी भी अंत ना हो। आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों। तो इसका उत्तर मुझे वसंत ऋतु पसंद है, क्योंकि इस ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। चारों ओर का मौसम सुहावना लगता है। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित हमारा पहला प्रश्न, कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और
प्रकृति में उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। आप ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए बताइए कि इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो उत्तर है इसका ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है, जिससे सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर भी कम हो जाता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पशु पक्षियों को भी रहने में असुविधा होती है और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसी का वर्णन इस प्रश्न में किया गया है। आप भी खुद से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसमें और कोई लाइन आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, भौरा गीत गाकर अपनी खुशी प्रकट करता है तो कोयल तान छेड़कर बताइए अलग अलग जीव अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करते होंगे। तो इसका उत्तर, सभी जीवों का अपनी खुशी प्रकट करने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे मोर नाच कर अपनी खुशी प्रकट करता है और हिरण जंगल में चौकड़ी भरकर, बंदर गुलाटी मारकर, तो पक्षी आकाश में ऊंचा उड़कर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित, पतझड़ आने पर पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वसंत आने पर पेड़ों पर फिर से नए पत्ते आते हैं। तो पतझड़ और वसंत जीवन की किस सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। पहले हमें ये दिया गया है वाक्य कि पतझड़ आने पर पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत आने पर पेड़ों पर फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। तो हमें बताना है कि पतझड़ और वसंत जीवन की किस सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। तो इसका उत्तर है, पतझड़ और वसंत जीवन में आने वाले सुख दुख का वर्णन करते हैं कि यदि आज जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं तो कल उन परिस्थितियों का समाधान भी होगा। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। यदि यही जीवन का चक्र है, ठीक उसी प्रकार पतझड़ और वसंत भी आते रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो मुश्किल समय है वह कभी भी नहीं रहता, कि यदि आज कोई व्यक्ति मुश्किल में है तो कल वह उस मुश्किल से छुटकारा भी पा सकता है। यदि मतलब सुख दुख जो है वो जीवन में चलता ही रहता है, उसी प्रकार पतझड़ और वसंत भी आते रहते हैं। और इसी सच्चाई की ओर यहाँ पर बताया गया है कि पतझड़ और वसंत ऋतु की तरह जीवन में सुख दुख भी लगा ही रहता है, कभी भी समय एक सा नहीं रहता। अगला प्रश्न, ऋतुओं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा। कि जो ऋतुएं हैं वो इसी क्रम में चलती रहें, उनका जो चक्र है वो ऐसे ही चलता रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर, ऋतुओं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें अपना पूरा सहयोग देना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। साथ ही हमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगानी होगी ताकि ऋतुओं का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा जो अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित है। तो देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाना है। जैसे जग, यहाँ पर जग दिया गया है, जग का अर्थ है यहाँ पर संसार। तो इसका वाक्य, इस जग में यानी इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो जग का वाक्य क्या बना, इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। अगला शब्द है शोभा, किसी को नीचा दिखाना हमें शोभा नहीं
देता, या किसी को अपशब्द कहना हमें शोभा नहीं देता। सुगंध, फूलों से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। हरियाली, वसंत आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। आप इन शब्दों के कोई और वाक्य जो आप अपनी तरफ से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है, शब्दकोश क्रम के अनुसार क्रम संख्या 1 से 10 तक लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं हमें इन्हें क्रम में लगाना है कि शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा और फिर कौन सा। तो हम देखते हैं इन्हें। तो जैसे कि इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसमें जो शब्दों का क्रम है उन्हें भी अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे पहले ए अल्फ़ाबेट वाले सभी शब्द आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। उसी तरह हिंदी भाषा में भी शब्दकोश होता है। तो हिंदी भाषा के जितने भी शब्द हैं उन्हें भी शब्दकोश में एक क्रम के अनुसार लगाया जाता है। तो हम उसी अनुसार इन शब्दों को लगाएंगे। जैसे दिया गया है, यहाँ पर कई शब्द दिए गए हैं, जैसे वसंत, शोभा, पतझड़, हरियाली, मधुर, भोरे, गान, सुख, सरसों, जग। तो हमने गान के आगे पहले नंबर पे लिखा है कि गान सबसे पहले आएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे आएगा। जैसे ये देखिए, जो शब्दकोश है उसमें सबसे पहले जो है स्वरों का स्थान आता है। जितने भी स्वर हैं अ, आ, ई, उ जो भी हैं, ठीक है। और स्वरों के बाद व्यंजन का स्थान आएगा। जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, जितने भी मतलब कि व्यंजन हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है जैसे कि आग है, और इसके बाद हम ले लेते हैं कलम, ले लेते हैं और बर्तन, उजाला। ये 4 शब्द हमने लिए। तो अब हम देखेंगे कि पहले हम ये देखेंगे, ये तो स्वर है, आ जो है स्वर है, ओ भी स्वर है। तो पहले तो इन दोनों का ही स्थान आएगा क्योंकि ये और ये व्यंजन है। तो पहले हम इन दोनों में से देखेंगे पहले कौन आएगा। पहले आ आता है या ऊ आता है। तो हमने देखा कि पहले आ आता है, ऊ से पहले आ आता है। तो पहले आग आएगा, उसके बाद ये शब्द आएगा उजाला। अब बचे ये 2 शब्द कलम और बर्तन। अब व्यंजन, ये व्यंजन से शुरू हैं। तो पहले क का स्थान आता है या ब का स्थान आता है। तो हमने देखा पहले क का स्थान आता है। तो क जो है तीसरे स्थान पर आएगा, और ये कलम जो है तीसरे स्थान पर, और बर्तन जो है चौथे स्थान पर। तो इनका क्रम क्या होगा, पहले आग, उजाला, कलम और बर्तन। तो उसी तरह हमने इन शब्दों को भी लगाया है क्रम में। जैसे इसमें कोई भी जो है स्वर से शुरू नहीं है। ये व, श, प, ह, म, भ, ग, स, स, ज, ये सभी क्या है, व्यंजन से शुरू हैं। तो व्यंजन में हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क, ख, ग आता है, यानी गान, यानी ग। तो ये पहले नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ज का स्थान आ रहा है, यानी कि जग आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद कोई भी शब्द नहीं आ रहा है उसमें, तो प का स्थान है तो प आएगा। इसी तरह से हमने इनका क्रम निर्धारित किया है। अब जैसे इसमें और इसमें देखते हैं, जैसे ये है सुख और ये है सरसों। ये भी स से शुरू है, ये भी स से शुरू है। तो इनमें से पहले क्या आएगा, तो हम पहले देखते हैं। ये भी स है, ये भी स है, लेकिन इस पर ऊ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि स्वर। तो इसलिए पहले ये आएगा।
इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये व्यंजन है, पर इस पर ऊ की मात्रा यानी कि स्वर लगा हुआ है और ये र जो है व्यंजन है, तो पहले सुख आएगा फिर सरसों आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों ये थे पाठ 20 वसंत आया वसंत के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।